नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। जो बोले से नो सो निहाल। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर मदन शर्मा आप सभी के लिए वापस लौट आया हूं। और दोस्तों देखिएगा कि आज क्या नया अंदाज है और नई विषय वस्तु क्या है। दोस्तों कथन देखिएगा, बुद्धि के संबंध में हमारी चर्चाएं चल रही थी और बुद्धि के संबंध में हमने महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर हमारी चर्चाएं हुई थी। बुद्धि का अर्थ, परिचय, परिभाषाओं का लॉजिक था। बुद्धि के अर्थ के रूप में हमने बात की। किसके बारे में? सत श्री अकाल दोस्तों। बुद्धि के अर्थ के बारे में हमने बात की थी। किसके बारे में? बुद्धि के अर्थ के बारे में बात की, परिचय, परिभाषाओं के बारे में बात की थी, उसके प्रकारों के बारे में बात की थी। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो तत्व होगा बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के संबंध में बात करेंगे। ठीक है, बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के संदर्भ में हम बात करते हैं। भारत की परंपरा को निभाने आया हूं और एक ताज सिर पर ओढ़ कर आया हूं। नमन करता हूं उन वीरों को जिन्होंने इस ताज को कभी झुकने नहीं दिया। सलाम करते हैं हम इसको। तो दोस्तों आज मैं कुछ नए अंदाज में आया हूं आप लोगों के सामने। कथन देखिएगा। तो दोस्तों बुद्धि की परंपरा चल रही थी, बुद्धि के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। और दोस्तों आज हमारी जो चर्चा होगी बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके? बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। कई प्रकार के प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे। कई प्रकार के प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे। और जो प्रश्न मैं पिछली बार देखकर गया था उस प्रश्न के ऊपर भी मैं घनघोर वर्षा करने वाला हूं। और इंतजार कीजिएगा, 9:28 का और नया प्रश्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों नया प्रश्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है और एग्जाम में आने के लिए तुम्हारा साथ मांग रहा है। तो दोस्तों कथन देखिएगा, बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में हमारी चर्चाएं होगी आज। किसके बारे में दोस्तों? बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं करेंगे। और जाते जाते फिर मैंने आपको जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न का भी सॉल्यूशन बता के जाऊंगा, उसके मानदंड बता के जाऊंगा कि कैसे प्रश्न आता है और किस प्रकार की बात हम करते हैं। अब दोस्तों कथन दिखेगा, बिल्कुल सीधा सा कथन दिखना है आपको। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में हमारी चर्चा होगी। और बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं? ठीक है, बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों के संदर्भ में हमारी चर्चाएं होगी। और चर्चाएं इतनी खतरनाक तरीके से होगी जिसकी कोई हद नहीं। सभी को मेरा नमस्कार, शुभ खैर। तो दोस्तों जो बोले से सो निहाल, सत श्री अकाल। तो दोस्तों तैयार हो जाए, 9:28 का इंतजार कीजिए। एक प्रश्न का जवाब मिलेगा तो दूसरा प्रश्न आपका इंतजार करने के लिए बेताब है, इंतजार कर रहा है। बुद्धि के सिद्धांतों के अंतर्गत हम बात करेंगे। और बुद्धि के सिद्धांतों में 1 by 1 सिद्धांतों को कथन देखिए। कथन देखें दोस्तों, कथन है सबसे पहला बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। सीधा सा प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के संदर्भ में हमारी चर्चा होगी। और बुद्धि का एक कारक, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दोस्तों? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के संदर्भ में हमारी चर्चाएं अगर हम करें, बुद्धि का बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के संदर्भ में हमारी बात करेंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। कथन देखें, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? बिने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बिने के द्वारा। और बिने ने, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था दोस्तों? 1911 में। ध्यान रखना, बिने के द्वारा बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है किसे जाता दोस्तों? बिने को जाता। किसे जाता दोस्तों? बिने को जाता। सीधा सा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है दोस्तों किसे जाता है, तो बिने को जाता है। और बिने ने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1911 में। विचार 1905 में आए थे, लेकिन संशोधन होते होते 1911 का तत्व इसके अंदर देखने को मिलेगा। बिने के इस सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, बिने कहां के थे दोस्तों? फ्रांस के थे। सीधा सा प्रश्न पूछा जाए, बिने कहां के मूल निवासी थे? बिने फ्रांस के मूल निवासी थे। सीधा सा प्रश्न ध्यान करना कि बिने कहां के थे दोस्तों? बिने फ्रांस के मूल निवासी थे। और आपको यह पता होगा, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में यह प्रश्न आ चुका है कि बिने मूलतः निवासी थे। कहां के थे दोस्तों?
बिने के। बिने कहां के थे? ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये फ्रांस के थे। अब इसे सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से थे, समर्थक के बारे में हम बात करेंगे। हर तत्व के ऊपर हमारी डिटेल होगी, हर तत्व के ऊपर, ठीक है। बिने 1911। अब इसे सिद्धांत के बिने के इसे एक कारक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से थे? एबिंगहास। कौन सा है दोस्तों? एबिंगहास। सीधा सा तथ्य ध्यान करना, एबिंगहास। स्टर्न, कौन है दोस्तों? स्टर्न, टर्मन, डॉक्टर जॉनसन और विक्टोरिया हेजलिट। विक्टोरिया हेजलिट। कौन है दोस्तों? विक्टोरिया हेजलिट। सीधा सीधा से कथन देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा से कथन देखिएगा। क्या कथन है देखिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय बिने को जाता है। किसे जाता है? बिने को जाता है। और बिने ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किया था और फ्रांस के मूलनिवासी थे। इस सिद्धांत के समर्थक में एबिंगहास, स्टर्न, टर्मन, डॉक्टर जॉनसन और विक्टोरिया हेजलिट को कथन देना है। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अब इसे सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है, यही कथन ध्यान रखना। कुलदीप, ठीक है, बरुपाल, 1911 का नाम 1903 कथन मत कर देना, ठीक है, ये देखिएगा। फिर हम बात करते हैं इस सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से, उपनामों के अंतर्गत देखिएगा क्या है। उपनाम के संदर्भ में हम बात करते हैं। उपनाम क्या है? एक तत्व, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड भी कह सकते हो, एक खंड, या बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत। सीधा सा प्रश्न आ जाए, बुद्धि का कौन सा? निरंकुशवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? निरंकुशवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पैनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी आ रही है, दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पैनल में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको पैनल को दिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पैनल में टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। मैं इसको बहुत बिल्कुल जल्दी कंप्लीट कर रहा हूं, 2 सेकंड का इंतजार रहेगा आपको, 2 सेकंड का और वेट कर लीजिए प्लीज। पैनल में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आई है, ठीक है, आप चिंता नहीं करें। थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों, प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। बिल्कुल, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत हमारी बात हो रही थी दोस्तों। टेक्निकल इश्यू है, पैनल में थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, उस वजह से ये हैंग हो रहा था। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? एक कारक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। और एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिने ने, और 1911 में किया था। किसने, कब किया था? 1911 में थे। और बिने कहां के थे? मैं जल्दी जल्दी आपके सामने चर्चा कर लेता हूं। बिने कहां के थे दोस्तों? बिने कहां के थे? फ्रांस के थे। और इस सिद्धांत के समर्थक के रूप में हम बात करते हैं, सीना ठोक के आपको समर्थक के बारे में चर्चा करनी है। और समर्थक कहां के थे या समर्थक कहां के थे? तो अलग अलग लोगों ने इसका समर्थन किया था। स्टर्न, टर्मन, एबिंगहास, जॉनसन, ठीक है,
स्टर्न, टर्मन, ठीक है, एबिंगहास, विक्टोरिया हेजलिट, इन लोगों ने इस सिद्धांत का क्या किया था दोस्तों? समर्थन किया था। इन लोगों ने इस सिद्धांत का, हाँ अल्फ्रेड भी नहीं है ये फ्रांस के थे। अब इस सिद्धांत को और किन नामों से जाना गया? तो दोस्तों एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत। कौन सा तत्व? एक तत्व सिद्धांत, या एक खंड भी कह सकते हो। एक कारक कहो, एक तत्व कहो, एक खंड कहो, एक खंड सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्धि का यह सिद्धांत एक निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहलाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत, मॉनरिक थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, मॉनरिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस सिद्धांत के ऊपर डिटेल में आ जाओ। बिने ने क्या कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिने ने क्या कहा था? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के माध्यम से होता है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कितने कारकों के मिलने से होता? दोस्तों एक ही कारक के माध्यम से होता है। व्यक्ति की मानसिकता में अलग अलग कोई कार्य योग्यताएं नहीं होती। वह अपने सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के कार्य, चाहे सामान्य हो चाहे ठीक है विशिष्ट हो, ठीक है, सामान्य हो या विशिष्ट हो, दोनों प्रकार के कार्य एक ही योग्यता से करता है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए व्यक्ति की मानसिकता में अलग अलग योग्यताएं नहीं होती। ठीक है, यही बात आपको विशेष ध्यान रखना। अब कथन देखिएगा, इसके कथन के अंतर्गत मैं बात बता देता हूं। यह सिद्धांत का सामान्य सा परिचय था। कथन देखें, बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के मिलने से होता है। ठीक है, बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक से होता है। बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के माध्यम से होता है। बिल्कुल हंस रहा हूं आप, बिल्कुल किम जॉनसन की बात मेरे पास में पहुंच रही है, टेंशन मत करा। अचक पटे पठानकोट वाली बात होगी, आज तो जलंधर पंजाब वाली बात होगी। तो दोस्तों देखिएगा कि बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के माध्यम से, ठग गुरु कितने कारक से? एक ही कारक के माध्यम से होता है। अतः व्यक्ति अपने सभी कार्य एक ही कारक से करता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न आ जाए। अतः व्यक्ति अपने सभी कार्य किसके माध्यम से करता है? एक ही कारक के माध्यम से करता है। उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्य करने की मानसिक योग्यताएं नहीं होती। ठीक है, अलग अलग, तृतीय ध्यान रखना, अलग अलग मानसिक योग्यता नहीं होती। व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के माध्यम से होता है। उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती। तो दोस्तों यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। ठीक है, करता है उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती। अर्थात व्यक्ति हर प्रकार का काम, अरे बड़ी शाई देखिएगा कि ध्यान रखना कि एक व्यक्ति अपने सभी कार्य एक ही कारक से करता है। उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्य को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती। डॉक्टर जॉनसन ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि अगर न्यूटन कविताएं करने लगता तो वह बहुत अच्छा कवि भी होता। अर्थात जिस योग्यता से वह कविता पाठ करता, उसी योग्यता से उसने गति के नियम भी दिए थे। जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए थे, उसी योग्यता से वह कविता पाठ भी कर सकता था। अर्थात ध्यान रखना, अलग अलग कार्यों को करने के लिए व्यक्ति की मानसिकता में अलग अलग योग्यताएं नहीं होती, व्यक्ति की बुद्धि में अलग अलग योग्यताएं नहीं होती। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान में रखना है। अरे जोश वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके ये सरदार आज का आपको सफलता तक जरूर ले जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बुद्धि का विकास बिने के अनुसार किसके माध्यम से होता है? एक ही कार्य के मिलने से होता है। उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती, चाहे वो सामान्य कार्य हो चाहे वो विशिष्ट कार्य हो। ये बात ध्यान में रखना। फिर दोस्तों देखिएगा,
बिने के इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए डॉक्टर जॉनसन ने एक कथन लिखा था कि अगर न्यूटन कविताएं करने लगता तो वह बहुत अच्छा कवि भी होता। अगर न्यूटन कविताएं करने लगता तो बहुत अच्छा कवि भी होता। अर्थात जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए थे उसी योग्यता से वह कविता पाठ भी कर सकता था। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इसी सिद्धांत के अंतर्गत एक विशेष बात मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। विशेष बात, डॉक्टर जॉनसन ने ही इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत या राजतंत्रीय सिद्धांत कहा। विशेष बात, आपसे कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अधिगम बुद्धि का वह सिद्धांत कौन सा है, तो ध्यान रखना, बुद्धि का वह सिद्धांत कौन सा जिसे निरंकुशवादी सिद्धांत या राजतंत्री सिद्धांत कहा गया डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, तो वो बुद्धि का एक ही कारक सिद्धांत है। ठीक है, यही बात ध्यान रखना। डॉक्टर जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी या राजतंत्रीय सिद्धांत कहा। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न, ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया राजतंत्री सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत को कहते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि वो राजतंत्री सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत कभी नहीं होगा, एक कारक सिद्धांत ही होगा, वो बिने का होगा। ठीक है, और मैं आपको पहले भी बहुत सारी बार बता चुका हूं कि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि वकील तो अमूर्त बुद्धि का होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कहें। अरे हर प्रकार का झंडा, ठीक है, हर प्रकार का झंडा लेकर आया हूं, तो ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूं ये शनो समझ में आया कि नहीं आया? समझने वाली बात है। मैं क्या हूं, मुझसे कोई मतलब मत रखो, मुझसे कोई उम्मीद अपेक्षा मत रखो। मैं भी आपसे एक सफलता की एक ही उम्मीद रखता हूं, और उस उम्मीद पर मैं खरा उतारते हुए आपको देखना चाहता हूं। आप खरे उतरें और सफलता को प्राप्त करें। एक कारक सिद्धांत बिने 1911 फ्रांस समर्थक इस सिद्धांत के नाम है। और बिने ने क्या कहा था? व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक से होता है, अलग अलग कार्यों से नहीं होता। ये बातें इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। और इस बिंदु पर आपको विशेष पावर लगाना है कि डॉक्टर जॉनसन ने कौन से सिद्धांत को निरंकुशवादी या राजतंत्री सिद्धांत कहा। तो इसी सिद्धांत को इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉनरिक थ्योरी। किसके नाम से? मॉनरिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट। दूसरे सिद्धांत पर आ जाओ। कौन से सिद्धांत पर? दूसरे सिद्धांत पर। नंबर दो प्रश्न भी आएगा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत? द्विकारक सिद्धांत। बिल्कुल सिंपल सा कथन ध्यान रखना है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय, तथ्य देखिएगा कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? स्पीयरमैन को जाता है। किसे जाता है? स्पीयरमैन को जाता है। इंतजार कीजिएगा 10:28 का, और प्रश्न इंतजार कर रहा है। ठीक है, ये कहता ध्यान रखना। ठीक है, कि द्विकारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है किसे जाता है? गलत है। ठीक है सुनील, गलत है। द्विकारक सिद्धांत को कभी भी राजतंत्री सिद्धांत नहीं कहा जाएगा। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, और स्पीयरमैन इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1904 में किया था। सीधा सा प्रश्न आ जाए, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है किसे जाता है दोस्तों? स्पीयरमैन को जाता है। और स्पीयरमैन इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1904 में किया था। और ये बंदे बाबूजी कहां के थे? ब्रिटेन के थे। कहां के थे दोस्तों? ब्रिटेन के इस मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे द्वितत्व या द्विखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से? द्वितत्व या द्विखंड के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सा प्रश्न आ जाए कि द्वितत्व या द्विखंड सिद्धांत के नाम से कौन से सिद्धांत को जाना जाता है? तो द्विकारक सिद्धांत को। अब दोस्तों देखिएगा, स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण दो कारकों के मिलने से होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, ध्यान रखना। ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण दो कारकों के माध्यम से होता है या दो कारकों के मिलने से होता है। जैसे स्पीयरमैन ने सामान्य कारक और विशेष कारक नाम दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कैसे? स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण दो कारकों के मिलने से होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। एक एक लाइन के ऊपर मैं कंटेंट रखूंगा, एक एक लाइन। मुझे भगना नहीं है, मुझे भगाना नहीं है।
मैं आपको सफलता के मार्ग पर लेने के लिए कदम तुम बढ़ाओ, हाथ में तुम्हारा थामूंगा, गिरने नहीं दूंगा, इतना विश्वास कर लेना। राही की तरह मंजिल को पा जाएंगे, कि राही की तरह मंजिल को पा जाएंगे, उम्मीद तुम्हारी है, हौसला मैं बढ़ा जाऊंगा। तो दोस्तों, स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण दो कारकों के मिलने से होता है, जिसे स्पीयरमैन ने सामान्य कारक, ठीक है, मतलब जी फैक्टर, ठीक है, वह विशिष्ट कारक अर्थात एस फैक्टर कारक बताया। यह बात आपको ध्यान रखना, दो कारकों के मिलने से होता है, और ये बातें इसके अंतर्गत देखने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं कि स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण दो कारकों के माध्यम से होता है, जी कारक और एस कारक, जिसे सामान्य कारक और एस विशेष कारक के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, एक विशेष बात बता रहा हूं। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित होता है। सामान्य स्पीयरमैन के अनुसार, स्पीयरमैन ने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पीयरमैन के अनुसार ध्यान देना है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित होता है, ठीक है। भीम सिंह, स्पीड को मैं कंट्रोल कर लूंगा, देखिएगा। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जन्मजात व विशिष्ट कारक वातावरण से क्या होता है दोस्तों, अर्जित होता है। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, बिल्कुल हल्के मन से देखना। इस प्रश्न से संबंधित, इस सिद्धांत से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा है, इसका मतलब कहीं प्रकार पूछा गया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन 1904 ब्रिटेन के थे, द्वितत्व द्विकारक। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण दो तत्वों से हुआ है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जन्मजात कारक एवं अर्जित कारक। सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित होता है, अतः दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। अतः दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा कथन बता रहा हूं, आपको एक विशेष कथन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं कि जो मैंने प्रश्न दिया था, उस प्रश्न का जवाब अच्छे के पसीने छुड़ा चुका है, लेकिन उस प्रश्न का आज कथन आपको जब मिलेगा तो मजा आएगा कि यार इतना सरल। दोस्तों, वो सरल प्रश्न तब होगा जब हम विषय वस्तु का पूरा ज्ञान रखते हैं। जब हम विषय वस्तु का पूरा ज्ञान रखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तविकता में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वातावरण से अर्जित होता है, अतः दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। जी कारक और एस कारक मिलते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। किसने कहा था? स्पीयरमैन ने। जैसे सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, ये कौन सा कारक है? जी कारक। ये कौन सा है? एस कारक। दोनों कारक मिलेंगे तो व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, जब व्यक्ति पैदा होता है उसमें सामान्य कारक होता है, जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसमें सामान्य कारक होता है। उसी सामान्य कारक के माध्यम से वो वातावरण से विशिष्ट योग्यताएं अर्जित करता है, जैसे पढ़ने लिखने खेलने कूदने की योग्यताएं अर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल रश्मि राणावत 9:30 बजे से 10:30 बजे का क्लास चलता है, लेकिन 8:30 बजे इंतजार करना, मुझे याद दिलाना कि सर वो घड़ी आ गई। उस घड़ी का इंतजार करना कि प्रश्न के सॉल्यूशन मिलेंगे और नया प्रश्न आपको और मिलेगा, और वो भी खोपड़ी में छेद करने वाला होता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये जन्मजात होता है। सामान्य कारक क्या होता है दोस्तों? जन्मजात होता है, और ये वातावरण से अर्जित होता है। वातावरण से क्या होता है दोस्तों? अर्जित होता है। यह सभी में पाया जाता है, सभी में उपस्थित होता है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या जी कारक, ठीक है, क्या जी कारक जन्मजात होता? तो यस माय डियर, यस। कल मैं राजस्थानी पोशाक में आऊंगा, ठीक है। देखिएगा, सभी में उपस्थित होता है, और ये सभी में उपस्थित नहीं होता, सभी में उपस्थित नहीं होता, उपस्थित नहीं।
ठीक है। अब दोस्तों बिल्कुल सीधा सीधा सा विशेष कंडीशन के रूप में हम बात करते हैं कि सामान्य कारक जन्मजात होता है, ये वातावरण से अर्जित होता है, इसी के माध्यम से नई नई योग्यताएं सीखता है। इसमें सभी ये जी कारक जो होता है सभी में पाया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति विशेष काम कर पाए ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति राजनेता नहीं बन सकता, हर व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता। आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, ये सामान्य बात है, लेकिन जो शिक्षक बनेंगे वो विशिष्ट बात है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। मात्रा भिन्न भिन्न होती है, मात्रा भिन्न भिन्न होती है। हम सभी में बुद्धि की मात्रा एक जैसी नहीं है, लेकिन विशिष्ट कारक में जब मात्रा होती है तो वो अपने आप में स्पेशल मात्रा कहलाती है, विशिष्ट मात्रा कहलाती है, विशिष्ट मात्रा होती है। सामान्य कारक की मात्रा हम सभी में एक जैसी नहीं होती, जबकि विशिष्ट कारक की जो योग्यता जिसमें पाई जाती है वो अपने आप में स्पेशल फैक्टर होता है। अरे राजस्थान में शिक्षक भर्ती, रीट भर्ती के पद कितने हैं? 31,000 हैं। जो राजस्थान में टॉप नंबर पर आएगा वो भी शिक्षक कहलाएगा, और जो 31,000वां नंबर लाएगा वो भी शिक्षक कहलाएगा। इसका मतलब वो अपने आप में एक स्पेशल फैक्टर है। दैट्स क्लियर। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखना। डेली क्लास होगी, एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा कि हम रेगुलर क्लास कर पाए, ठीक है। बाकी अल्टरनेट आपकी क्लास आती ही रहेगी। तो ये बातें हम ध्यान रखना। जी कारक, विशिष्ट कारक, जन्मजात, वातावरण से अर्जित, सभी में उपस्थित, सभी में उपस्थित नहीं, मात्रा भिन्न भिन्न, मात्रा विशिष्ट, और दोनों कारक मिलते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। दैट्स क्लियर। यही बातें आपको हमेशा ध्यान रखना। कंप्लीट। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत हुआ दोस्तों? द्विकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तो द्विकारक सिद्धांत। इतनी सी बात ध्यान रखना। अब आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूं, कथन दीजिएगा। अब आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूं, ठीक है। प्रश्न का इंतजार कीजिए। प्रश्न नया प्रश्न है जो आपके प्रश्न के संबंध में पूछा जाएगा, एग्जाम में आने की संभावना बनती है। स्पीयरमैन के द्विकारक, ठीक है, स्पीयरमैन के या जी कारक तत्व का खंडन करने का श्रेय जाता है, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत जी कारक का खंडन करने का श्रेय जाता है। किसे जाता है? स्पीयरमैन के जी कारक तत्व का खंडन करने का श्रेय जाता है। किसे जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल दीपा सिंह, मिलेगा, सबको मिलेगा। अब दोस्तों देखिएगा, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत जी कारक का खंडन करने का श्रेय जाता है। किसे जाता है? थार्नडाइक को। किसे जाता है? थार्नडाइक को, स्टर्न को, टर्मन को, या बिने को। बोलो किसे जाता है? स्पीयरमैन के जी कारक तत्व का खंडन करने का श्रेय जाता है। किसे जाता है दोस्तों? किसे जाता है? स्पीयरमैन के जी कारक तत्व का खंडन करने का श्रेय जाता है। किसे जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपका सामने है, ऑप्शन आपका सामने है। उत्तर दे दीजिएगा फटाफट। स्पीयरमैन के जी कारक तत्व का खंडन करने का श्रेय जाता है। किसे जाता है दोस्तों? कंटेंट देखें, अभी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी तक टारगेट पूरा। एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दो, धड़ाके से एक बार लाइक और शेयर ठोक दो, ताकि मुझे आनंद आ जाए। पिछला रिकॉर्ड टूटना चाहिए दोस्तों, तब तो मुझे पढ़ाने का आनंद आएगा और मैं नई नई विषय वस्तु आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों इस सिद्धांत का जी कारक तत्व का खंडन करने का श्रेय किसे जाता है? थार्नडाइक को जाता है। किसे जाता है दोस्तों? थार्नडाइक को जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दो सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, बिने द्विकारक सिद्धांत हम स्पीयरमैन पढ़ चुके हैं। त्रिकारक सिद्धांत पर आ जाओ। नंबर 3, त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? त्रिकारक सिद्धांत। और दोस्तों त्रिकारक सिद्धांत अभी तक शेयर और लाइक नहीं हुआ, एक बार प्लीज मेरे लिए, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा हक है। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि तुम साथ दो तो मंजिल मिल जाएगी, और मैं साथ दूं तो नौकरी मिल जाएगी। अब आपको नौकरी चाहिए तो कुछ कमाल कर जाए, ठीक है। मुश्किल घड़ी है, नहीं है, मुश्किल घड़ी हम ला देते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना। त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का भी श्रेय किसे जाता है? स्पीयरमैन को। और स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1911 में किया था। एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, और ये बंदा सीना ठोक के कहता है कि एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे, इसका मतलब करेंगे। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? स्पीयरमैन को जाता है। कब है? 1911। अब ऐसा क्या हुआ कि स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत को छोड़कर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, द्विकारक सिद्धांत को छोड़कर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और बड़ा मजेदार। देखिएगा कथन देखना। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के बाद, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के बाद स्पीयरमैन ने जी कारक और एस कारक
दोनों को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विशेष तथ्य दिखेगा, विशेष तथ्य, ठीक है, विशेष तथ्य देखना कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के बाद स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत के जी और एस कारक को मिलाकर त्रिकारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्वाहा। सिंपल बात है, ज्यादा डरना या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे आई एम हियर, ठीक है, आई एम हियर, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, तो ध्यान दीजिएगा, स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत का, सॉरी द्विकारक सिद्धांत का, कौन सा, द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के बाद, खंडन होने के बाद स्पीयरमैन ने द्विकारक के जी प्लस एस तत्वों को मिलाकर, तत्वों को यानी कि सामान्य कारक और विशिष्ट कारक तत्वों को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का क्या कर दिया, प्रतिपादन किया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी तक मुझे मजा नहीं आया, सुरेश, मुलाराम, चिंकू, ठीक है, पीसी पटेल, विजय, ठीक है, पुष्पेंद्र शर्मा, अनिल कुमार, रामदेव, गिरधारी लाल, मुझे आनंद नहीं आया। अभी तक तो शेयर नहीं हुआ, अभी तक लाइक नहीं हुआ। एक बार इस सरदार पाजी के लिए, एक बार इस डॉक्टर साइको के लिए कुछ कमाल हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि मिसाल बन जाए, तो मिसाल वाली जोर लगा दो, एक बार जोर लगा दो ताकि मुझे कुछ मजा आ जाए, ठीक है। तो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के बाद स्पीयरमैन ने द्विकारक के जी और एस सामान्य और विशिष्ट कारकों को मिलाकर, तत्वों को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं आगे, विशेष देखना, स्पीयरमैन ने या स्पीयरमैन के त्रिकारक ने या त्रिकारक सिद्धांत में, ठीक है, स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत में जे कारक से उच्च व एस कारक से निम्न योग्यताएं बताई। निम्न योग्यताओं का क्या बताया दोस्तों, मिश्रण बताया। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, कहीं पर भी उलझने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी उलझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि स्पीयरमैन ने जब अपने द्विकारक सिद्धांत का खंडन हुआ, ठीक है, स्पीयरमैन ने जब अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया द्विकारक का, तो द्विकारक सिद्धांत का खंडन हुआ, विरोध हुआ, तो उसने स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत के दोनों जी और एस कारकों को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन, जिसमें स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत में जी कारक से उच्च और एस कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश बताया। अब दोस्तों देखिएगा, लुक एट द बोर्ड, एक बार स्क्रीन पर आ जाओ, एक बार स्क्रीन की तरफ देखिए, कमेंट की तरफ एक पल के लिए आप ध्यान हटा लीजिए कि सामान्य कारक, कौन सा कारक, सामान्य कारक मतलब जी है, और ये कौन सा है, विशिष्ट कारक मतलब क्या है, एस है। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा था, त्रिकारक सिद्धांत में जी कारक से उच्च, ये जी कारक से उच्च है, और जी कारक से तो उच्च, और एस कारक, एस का मतलब है ये आपका विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक। त्रिकारक सिद्धांत में दोनों कारकों को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। सामान्य कारक, ध्यान दीजिएगा, त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च और एस कारक से विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश बताया गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, त्रिकारक सिद्धांत में जे कारक से उच्च और एस कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश बताया। अब यहां पर देखिएगा, सामान्य कारक से तो उच्च बतानी है और विशिष्ट कारक से निम्न योग्यता बतानी है। अब मान लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए कि आम आदमी सामान्य फैक्टर होता कि नहीं होता, बोलो यस या नो, बोलो एक मुझे बताओ कि सामान्य आदमी, जो आम आदमी होता, कॉमन मैन, सामान्य फैक्टर है या जनरल फैक्टर है या नहीं है। तो ये अपने आप में जनरल फैक्टर हुआ। एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस या डॉक्टर, ये डॉक्टर अपने आप में स्पेशल होता है। अब हमें आम आदमी से उच्च और डॉक्टर से निम्न एक ऐसा तत्व बताना है जो त्रिकारक सिद्धांत को प्रकट कर सके, जी कारक से उच्च और एस कारक से निम्न। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं, आम आदमी से बड़ा, डॉक्टर से छोटा, तो दोनों के बीच में कंपाउंडर को ले आओ।
किसे ले आओ? कंपाउंडर को ले आओ। बोलो ये कंपाउंडर आम आदमी से बड़ा होता है और डॉक्टर से छोटा होता है, तो बोलो ये क्या हो गया? त्रिकारक, क्योंकि इसमें जी कारक से उच्च और एस कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश पाया जाता है। अब दोस्तों आम आदमी से कंपाउंडर बड़ा होता है और डॉक्टर से कंपाउंडर छोटा होता, बोलो त्रिकारक से हुआ कि नहीं हुआ? इसी बात को ध्यान रखना, स्पीयरमैन ने त्रिकारक को सामूहिक खंड, कौन सा? सामूहिक खंड नाम दिया जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से लिखा जाता है। ये बात भी आपको विशेष ध्यान में रखनी है, कैपिटल जी मत करना, छोटे अक्षर जी से लिखा जाता है। ठीक है, ये बिचौलिया वाली स्थिति आ जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान करना, जी कारक से उच्च और एस कारक से निम्न, आम आदमी से बड़ा, डॉक्टर से छोटा। तो दोस्तों ठीक है, क्या कंडीशन है? डॉक्टर वाली बात, कंपाउंडर वाली बात, आदमी, औरत और वो, गधा घोड़ा इक्वल टू खच्चर। बोलो त्रिकारकता तो है या नहीं है? तो दोस्तों ये सिद्धांत भी हालांकि मान्य नहीं हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना, अब आपसे प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिने ने। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। बोलो कितने सिद्धांत हो गए? त्रिकारक सिद्धांत। दैट्स क्लियर? यही बातें आपको विशेष ध्यान रखना। कंप्लीट? तो आपके ये 3 सिद्धांतों पर मैंने चर्चा की विस्तार पूर्वक, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा। काशी के भाई को मेरा नमस्कार। चौथे सिद्धांत पर आ जाओ। बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत या बालू का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बालू का सिद्धांत। सिद्धांत के नाम देख लेना, ठीक है? बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत या बालू का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है थॉर्नडाइक को। किसे जाता है दोस्तों? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक कहां के थे? अमेरिका। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा चल रही है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर, और उम्मीद करता हूं आज का तो मजा आएगा। इंतजार है या नहीं है? 9:30 10:30 बजेगा, 10:28 का इंतजार कीजिएगा और ये पिटारा खुलने वाला है। ठीक है, तो बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत या बालू का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। और ये कहां के थे? अमेरिका के थे। कहां के थे दोस्तों? अमेरिका के थे। अब दोस्तों इतने नाम है, बहुकारक है, बहुतत्व है, बहुखंड है, मात्रा सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत या बालू का सिद्धांत है। ठीक है, अब दोस्तों इस सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत की व्याख्या सुनना, थॉर्नडाइक की बात को सुनना, लिखना जरूरी नहीं है, पहले उस बात को समझना चाहिए, क्योंकि पढ़ना तो ठीक है लेकिन समझ में आएगा तो पढ़ना आसान हो जाता है। गजब वाली बात आ जाती है। 1913 के संदर्भ में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, हाँ, क्वांटम सिद्धांत के नाम से हम इसको जानते हैं। कथन देखिएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का, मेरी पहली लाइन को गौर से सुनिएगा दोस्तों, मेरी पहली लाइन को गौर से सुनना और दिल से स्वीकार करना ताकि मुझे मजा आ जाए। ठीक है, और जब मुझे मजा आता है तो मैं विद्यार्थियों के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग करता हूं और आपकी टीम के लिए खतरनाक रन बनाने वाला हूं। अरे मैं वो प्लेयर हूं जो ऑलराउंडर वाला हरफन मौला बन जाता हूं। तो दोस्तों कथन देखिएगा कि थॉर्नडाइक की बात को ध्यान रखना। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण 1 या 2 सामान्य कारकों के मिलने से नहीं होता। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण 1 या 2 सामान्य कारकों के मिलने से नहीं होता है रे। कि थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण 1 या 2 सामान्य कारकों के मिलने से नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण तो असंख्य बहुकारकों के मिलने से होता है। अभी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ, पिछला टारगेट भी पूरा नहीं गया दोस्तों, 3000 भी क्रॉस नहीं हुए अभी तक, तो कम से कम आज पिछला रिकॉर्ड तो टूटना चाहिए। तो थोड़ा जान लगाकर थोड़ी सी प्रयास करो ताकि मुझे मेरा एक पुनर्बल प्राप्त हो, मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो, अभिप्रेरणा हो जाए और मैं नई चीजें सिखा पाऊं। तो दोस्तों देखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार
थांडाई के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य कारकों के मिलने से न होकर असंख्य बहु कारकों के मिलने से होता है। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अर्थात सामान्य कारकों से नहीं होता। बोलो जी कारक का खंडन हुआ कि नहीं हुआ? पहली लाइन में स्पीयरमैन के जी कारक तत्व का खंडन हुआ। ध्यान से सुना मेरी बात को, ठीक है। कि थांडाई के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य कारकों के मिलने से न होकर असंख्य बहु कारकों के मिलने से होता है। अतः थांडाई ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु रेत के टीले का उदाहरण दिया। किसका? रेत के टीले का उदाहरण दिया। किसका? रेत के टीले का उदाहरण दिया और लिखा कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से व्यक्ति रेत के टीले का निर्माण नहीं होता। रेत के टीले का उदाहरण देकर थांडाई ने क्या कहा था कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से रेत के टीले का निर्माण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक या दो मानसिक योग्यताओं से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं होता। बोलो कौन सा है ये? थांडाई। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, सरल भाषा में आपको इस चीज को सीखना है और आसानी से ये चीजें समझ में आने चाहिए, ठीक है। कथन ध्यान रखिएगा। क्या स्थान है कि थांडाई के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण, थांडाई के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो कारकों के मिलने से न होकर असंख्य बहु कारकों के मिलने से होता है। दोस्तों, मैं ये बुद्धि के सिद्धांत इतने दिल से पढ़ा रहा हूं, इतनी जान से पढ़ा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस दुनिया में नहीं भी रहूं, ठीक है, तो भी ये सिद्धांत आपके काम आते रहे, अपने परिवारजनों के काम आते रहे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस सिद्धांतों को बहुत गहराई के साथ में देखना, ठीक है। अब आपको विषय से ध्यान रखना, क्या स्थिति आती है और क्या कंटेंट है वो देखिएगा। कि थांडाई के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो, ठीक है, बुद्धि का निर्माण एक या दो कारकों के मिलने से न होकर असंख्य बहु कारकों के मिलने से होता है। ये मैंने आपके सामने लिख दी। अब थांडाई के संदर्भ में बात पूछ रहा है, थांडाई ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु थांडाई ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु, ठीक है, थांडाई ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु रेत के टीले का उदाहरण दिया और कहा कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से रेत का टीले का निर्माण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार दो योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं होता। थांडाई ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु रेत के टीले का उदाहरण दिया और लिखा कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से रेत के टीले का निर्माण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक या दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति के बुद्धि का निर्माण नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि तो असंख्य कारकों के मिलने का परिणाम है। तो दोस्तों, ये सिद्धांत कौन सा रहा? परमाणु सिद्धांत कहो, बहुकारक सिद्धांत कहो, मात्रा सिद्धांत कहो या बालू का सिद्धांत कहो,
यही बात इसके अंदर ध्यान रखना। थार्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो कारकों के मिलने से नहीं होकर असंख्य बहुकारकों के मिलने से होता है। रेत के टीले का निर्माण एक या दो कणों से नहीं होता है, असंख्य रेत के कण मिलेंगे तो रेत के टीले का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार एक या दो मानसिक योग्यताओं से एक या दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से बुद्धि का निर्माण नहीं होता। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना। पृथ्वी भाटिया, अनुराग, ठीक है, हाँ, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, अरविंद राठौड़, ठीक है, जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? जॉनसन के संदर्भ में बात कहा था। तो दोस्तों ये बातें इसके अंतर्गत आती है। अब थार्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन देते समय एक बात क्या कहती है, अगर अभ्यास के माध्यम से एक या दो क्षेत्रों में विशेष योग्यता अर्जित भी कर ली जाए, दो योग्यताओं से बुद्धि का निर्माण नहीं होता, लेकिन अभ्यास के माध्यम से अगर एक या दो क्षेत्रों में विशेष योग्यता का अर्जन भी कर लिया जाए, ठीक है, फिर भी व्यक्ति को बुद्धिमान या प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता, क्योंकि रामानुज गणित में होशियार थे लेकिन अन्य विषयों में कमजोर या फेल होते थे। तो दोस्तों यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो ये आपका सिद्धांत कौन सा हुआ? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, दीपा सिंह गदर लग रहे हो, आज तो सनी देओल वाली बात हो रही है। ये हमारे सरदारों की शान है, आन बान शान वाली बात होती है। तो आज मैंने भी कुछ खटका लगा दिया, तो खटका ताली। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये सिद्धांत आपका कौन सा रहा? बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट बिंदु नंबर 5 सिद्धांत पर जाएंगे आप। जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उस सिद्धांत को टारगेट करके आया हूं मैं, और टारगेट वही होगा हमारा। तथ्य देखिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? बहुबुद्धि सिद्धांत। सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कौन सा सिद्धांत है? बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? बहुबुद्धि सिद्धांत। और बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है हार्वर्ड गार्डनर को। किसे जाता है दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर को। और हार्वर्ड गार्डनर ने इस बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1983 में। कब किया था दोस्तों? 1983 में। सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है तो किसे जाता है दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर को। और हार्वर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1983 में। और 1983 में बुद्धि के कितने भेद बताए थे? 7 भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे? 7 भेद बताए थे। 1998 में इसने एक प्रकार और बता दिया, और सन 2000 में इसने एक प्रकार और बता दिया। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कितने प्रकार से है, या हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि में कितने प्रकार बताए? तो 9 प्रकार बताए। 1983 में 7, 1998 में 1, 8 और सन 2000 में 1, 8 अर्थात 9। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्ति की मानसिकता में बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो कितने प्रकार बताए दोस्तों? 9 प्रकार टोटल बताए। कितने? जिन्होंने 7 प्रकार बता रखे हैं वो 7 प्रकार को भूल जाना, क्योंकि एग्जाम में 8वें प्रकार का और 9वें प्रकार का भी प्रश्न आ चुका है। कितने? 8वें प्रकार और 9वें प्रकार का भी प्रश्न आ चुका है। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में बुद्धि के भेद पाए जाते हैं। तो कितने भेद पाए जाते हैं? 9 भेद पाए जाते हैं। अब ये सारी बातें रही। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे के संबंध में, कौन कौन सी बुद्धि पाई? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कई मानसिक योग्यताएं पाई जाती है, कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, कई दक्षताएं पाई जाती है, और अलग अलग रूप से वो कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो कथन देखिएगा। बुद्धि के भेद कितने बताए? 9 बताए। सबसे पहली बुद्धि बताए शाब्दिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि दोस्तों? शाब्दिक बुद्धि। सीधा सा प्रश्न पूछा जाए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में बुद्धि के भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। पहली बुद्धि कौन सी दोस्तों? शाब्दिक बुद्धि। कौन सी? शाब्दिक बुद्धि। अब शाब्दिक बुद्धि में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? जो व्यक्ति शब्दों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं वो कौन सी बुद्धि के हैं, या आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो कौन सी बुद्धि के होते हैं? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शाब्दिक बुद्धि के। अब दोस्तों देखिएगा, लेखक, कवि, वकील और साहित्यकार, ये सारे के सारे तत्व हैं कौन सी बुद्धि के हो गए हैं? शाब्दिक बुद्धि के। कौन से? शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के अंतर्गत कुछ भी देर का हो, कहीं पर भी कुछ भी देर का हो, लेकिन ध्यान रखना यहां पर बुद्धि के आपको 9 ही प्रकार बताने। कितने प्रकार बताने हैं दोस्तों? बुद्धि के 9 प्रकार बताने। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दो ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं शाब्दिक बुद्धि, लेखक, कवि, वकील, साहित्यकार। ये सारी बातें किसके अंतर्गत आ गई दोस्तों? शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत। नंबर 2 तार्किक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? तार्किक बुद्धि। अभी सीटेट में, सेकंड लेवल सीटेट में, अभी वाले सीटेट में भी आपको कष्ट इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है।
तो आपको ये भी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तार्किक बुद्धि, जो व्यक्ति तर्क वितर्क के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, कौन सी बुद्धि के होते हैं? तार्किक बुद्धि के होते हैं। गणितज्ञ, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। गणितज्ञ, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक। गणितज्ञ, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक। ये कौन सी बुद्धि के होते हैं दोस्तों? तार्किक बुद्धि के होते हैं। कौन सी बुद्धि के होते हैं? तार्किक बुद्धि के होते हैं। ध्यान रखना, अपडेट बहुत सारी चीजें, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में बहुत सारी चीजें त्रुटि राइज भी है, ये ध्यान रखना। आपको एक चीज बता देता हूं मैं आपको, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वर्तमान समय में बुद्धि के प्रकार 9 ही बताने हैं आपको। कितने प्रकार? 9 ही प्रकार बताने हैं दोस्तों, यही बात आपको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो तार्किक बुद्धि, गणितज्ञ, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तार्किक बुद्धि के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कंप्लीट। नंबर 3, स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि दोस्तों? ठीक है, स्थानिक बुद्धि। अब दोस्तों स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। अब दोस्तों स्थानिक बुद्धि के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो स्थानिक बुद्धि का तथ्य देखिएगा। स्थानिक बुद्धि, जो व्यक्ति निश्चित पैमाने के आधार पर कार्य करता हो वह हमेशा कौन सी बुद्धि का है? स्थानिक बुद्धि में आया है। किसमें दोस्तों? स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे चित्रकार, कौन सा? चित्रकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकारी, ये सारे के सारे कौन सी बुद्धि के अंतर्गत देखने को मिलते हैं दोस्तों? स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कौन सी बुद्धि में? स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो शाब्दिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, लेखक, कवि, वकील, साहित्यकार शाब्दिक बुद्धि में, तार्किक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तार्किक बुद्धि में, स्थानिक बुद्धि में चित्रकार, मूर्तिकार और सर्वेक्षण अधिकारी। तो दोस्तों ये बातें आपको विशेष ध्यान में रखना है। दैट्स क्लियर। नंबर 4, शरीर गति बुद्धि। कौन सी बुद्धि? शरीर गति बुद्धि। कौन सी बुद्धि दोस्तों? शरीर गति बुद्धि। अब ये शरीर गति बुद्धि के अंतर्गत देखो, शरीर गति बुद्धि, कौन सी बुद्धि दोस्तों? शरीर गति बुद्धि। कौन सी बुद्धि? शरीर गति बुद्धि। अब शरीर गति बुद्धि के अंतर्गत देखिएगा, जो शारीरिक क्रियाओं का कार्य करते हैं। मैं आपको एक मजे वाली बात बताऊं, बोलो यस या नो। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि शरीर गति बुद्धि सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखना कि सपना चौधरी में, अर्थात नृत्यांगना में। किसमें होती है? नृत्यांगना में पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? शरीर गति बुद्धि नृत्यांगना में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको बुद्धि के प्रकार इसके अंतर्गत 9 करने हैं। किसी ने 8 बता रखे हैं, किसी में 9 बता रखे हैं, तो किसी ने 7 बता रखे हैं। आपको प्रकार 9 ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ऑथेंटिक डाटाज के ऊपर हमें चर्चा करता हूं, इधर उधर की कोई बात मेरी नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिएगा कि नृत्यांगना, कौन सा? नृत्यांगना में, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। नृत्यांगना में सबसे ज्यादा शरीर गति बुद्धि होती है, अर्थात सपना चौधरी के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं खिलाड़ी, खिलाड़ी में भी होती है, ठीक है। शल्य चिकित्सक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शल्य चिकित्सक, कौन सा? शल्य चिकित्सक के अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शरीर गति बुद्धि पाई जाती है। ध्यान रखना, शल्य चिकित्सक में बुद्धि के प्रकार के संदर्भ हम बात करते हैं, ठीक है। रुपेंद्र चौधरी, प्रकार 9 कर देना, ये बात आपको ध्यान रखना है। नृत्यांगना, खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? लड़ाकू विमान का पायलट, इसमें भी कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शरीर गति बुद्धि पाई जाती है। दैट्स क्लियर। यही बातें आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी है। नंबर 5, संगीत गति बुद्धि। संगीत गति बुद्धि, कौन सी बुद्धि दोस्तों? संगीत गति बुद्धि, ठीक है। कौन सा? संगीत गति बुद्धि। हाँ, शल्य चिकित्सक भी शरीर गति बुद्धि से रिलेटेड होगा। लड़ाकू विमान का अभिनंदन, वो भी शरीर गति बुद्धि से होता है। अब संगीत गति, सभी प्रकार के वादक, ढिंचाक ढिंचाक ढिन टन टन ढिन टन ढन ढिन टन ढन ढिन टन टन। तो दोस्तों एक ध्यान रखना कि संगीत गति बुद्धि, सभी प्रकार के वादक और संगीतज्ञ, सभी प्रकार के वादक व संगीतज्ञ कौन सी बुद्धि के होते हैं? तो संगीत गति बुद्धि के। शीट 8 फर्स्ट लेवल में प्रश्न आ चुका है। एक बालक कक्ष में बैठकर माउथ ऑर्गन बजा रहा था। एक बालक कक्ष में बैठकर माउथ ऑर्गन बजा रहा था, शिक्षक द्वारा देखने में उसमें कौन सी बुद्धि पाई गई? तो दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, संगीत गति बुद्धि पाई गई, ठीक है। नंबर 6, अंतराव्यक्तिक बुद्धि। अंतराव्यक्तिक बुद्धि,
ठीक है। इंट्रा इंटेलिजेंसी, इंट्रा इंटेलिजेंसी, इंट्रा इंटेलिजेंसी, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रा इंटेलिजेंसी। अब दोस्तों देखिएगा, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत हम बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यक्तिक आत्मन की बात करते हैं, साधु संत सन्यासी कौन सी बुद्धि के होते हैं? साधु संत योगी सन्यासी कौन सी बुद्धि के होते हैं दोस्तों? अंतरा व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत होते हैं। और फिर हम बात करते हैं अंतर व्यक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इंटर इंटेलिजेंसी के संदर्भ में बात करते हैं। अंतर व्यक्तिक बुद्धि के देखिएगा, ठीक है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि। और अंतर व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत जैसे राजनेता टाइप के लोग, व्यापारी टाइप के लोग, ठीक है, ये सारी बातें, अभिनेता टाइप के लोग कौन सी बुद्धि के होते हैं दोस्तों? अंतर व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। कंप्लीट, यही बात आपको विशेष ध्यान में रखना। शल्य चिकित्सक ध्यान रखना, शल्य चिकित्सक फातिमा ध्यान रखना, शल्य चिकित्सक शरीर गति बुद्धि का ही होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान रखना। नंबर 8 पर आ जाओ, प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी? प्रकृतिवादी बुद्धि। नंबर 8 प्रकृतिवादी बुद्धि, ध्यान दीजिएगा। प्रकृतिवादी बुद्धि, किसान, जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक। किसान, ठीक है, कौन सा दोस्तों? किसान, जय जवान जय किसान, कौन सी बुद्धि में? प्रकृतिवादी बुद्धि। किसान, जीव वैज्ञानिक और वनस्पति वैज्ञानिक कौन सी बुद्धि के होते हैं दोस्तों? प्रकृतिवादी बुद्धि के। और अंतिम बुद्धि पर देखिएगा, कौन सी बुद्धि? अंतिम बुद्धि के अंतर्गत हम बात करते हैं। नंबर 9 अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, जिन लोगों में अपडेट होने की क्षमता नहीं है वो कुछ भी बताएंगे लेकिन आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, हाँ बिल्कुल 10:28 होने वाले हैं, चॉइस हो चुके हैं, मुझे पता है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता, पवन गिरे, मुझे तो नहीं पता कि मेरे में कौन सी बुद्धि है, ठीक है। अब कथन देखिएगा कि अस्तित्ववादी बुद्धि, जो दार्शनिक होते हैं, जो चिंतक होते हैं, चिंतक और दार्शनिक जो होते हैं वो कौन सी बुद्धि के होते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि के होते हैं। 4, ठीक है, चिंतक और दार्शनिक कौन सी बुद्धि के होते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि के होते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के भेद जो हुए वो पहला भेद शाब्दिक, तार्किक, स्थानिक, शरीर गति, संगीत गति, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि, ये आपको प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बताए गए। कंप्लीट, यही बातें आपको विशेष ध्यान में रखना है। दैट्स क्लियर। नंबर 6 सिद्धांत पर हम बात कर रहे हैं। नंबर 6 कथन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा जोर लगाओ, 5 मिनट का इंतजार और कर लीजिए। 5 मिनट के अंतर्गत पन्ने उठाने वाला हूं, पर्दा खोलने वाला हूं। और दोस्तों बड़ा एक सिंपल से कथन पर हमें वो प्रश्न हल होता है। हम इंटेलिजेंसी के सूत्र लगा रहे हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र लगा रहे हैं, रीजनिंग पैटर्न लगा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ज्ञान जिसको होगा वो बताएगा और वही इस सवाल का मजा उठा ले जाएगा। क्योंकि एक किताब का नहीं, कई प्रकार की किताबों का आधार लेकर इस प्रश्न को बनाया गया और प्रश्न क्या मजा होता है वो देखिएगा, ठीक है। शिक्षक के अंतर्गत शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों त्रिआयामी, त्रिविमीय या संरचना मॉडल, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? गिलफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसने किया था? गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया था और 1967 में इसकी मूल व्याख्या आई थी, ठीक है, विशेष ध्यान रखना। 1967 में गिलफोर्ड ने बुद्धि की जटिलतम व्याख्या की। क्या की दोस्तों? जटिलतम व्याख्या की वह व्यक्ति की मानसिकता में तीन प्रकार की क्या बताई? विमाएं बताई। विमाओं का मतलब योग्यताएं बताई। 3 प्रकार की विमाएं बताई। आपको विशेष प्रश्न पूछा जाए कि गिलफोर्ड ने 1967 में व्यक्ति की मानसिकता में कितने प्रकार की विमाएं बताई? 3 प्रकार की विमाएं बताई। और 2018 30 अक्टूबर पीटीआई का एग्जाम हुआ था, ध्यान रखना, 2018, ठीक है, में पीटीआई का एक एग्जाम हुआ था, उसमें इसकी विमाओं का क्रम पूछा गया था। और आज भी जिन लोगों ने वीडियो सॉल्यूशन कराया उसका कंटेंट गलत है और बहुत सारी किताबों में उसका क्रम गलत है। जिन लोगों ने पढ़ाया उसका भी क्रम गलत है। तो उस क्रम को सही देखना कि इन विमाओं की
का सही क्रम क्या है? तो पहली विमा, विमा देखना, ठीक है, पहली है मानसिक संक्रिया, पहला क्रम आपको मानसिक संक्रिया का बताना है, ठीक है। दूसरा क्रम आपको संगठक या विषय वस्तु का बताना है, किसका? विषय वस्तु का बताना है। और तीसरा आपको उत्पाद या परिणाम का बताना है, उत्पाद या परिणाम का बताना है। इसे हम विषय वस्तु के साथ साथ संगठक के नाम से भी जानते हैं, विषय वस्तु या संगठक। तो क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले आपको मानसिक संक्रिया बताना है, दूसरा विषय वस्तु बताना है और तीसरा उत्पाद या परिणाम बताना है। इसमें कितनी योग्यताएं थी? 5, ठीक है। संज्ञान, स्मरण, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। कौन सा? मूल्यांकन। ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। मानसिक संक्रिया में कितने तत्व हैं? 5। इसमें कितने तत्व हैं? 4। तो दोस्तों संकेत, आकृति, शब्द या शाब्दिक और लास्ट है व्यवहार। कौन सा है दोस्तों? व्यवहार। और उत्पाद या परिणाम के अंतर्गत वर्ग, इकाई, तीसरा प्रणाली, चौथा प्रकार, पांचवा सहसंबंध, सहसंबंध और छठा है प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है दोस्तों? प्रत्यक्षीकरण। आपको और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, इनकी तथ्यों का नाम ध्यान में रख लेना कि इसमें 5 है, इसमें 4 है और इसमें 6 है। तो 5, 4 और 6। तो दोस्तों यही बात ध्यान रखना है। तो गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता में मूल कोश या कोशों की संख्या 120 बताई, संख्या 120 बताई। और आपको दोस्तों ध्यान रखना, अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कितने योग्यताएं बताई? 120 बताई गई। तो कैसे? 5 × 4 × 6 = 120 और बाद में यही योग्यताएं 5 × 5 × 6 = 150 हो गई, लेकिन ये मान्य नहीं हुई। फिर ये, ठीक है, फिर ये 6 × 5 × 6 = 180 भी हुई, लेकिन ये मान्य नहीं हुई। लेकिन आपको मूल कोश 120 ही बताना है। इट्स राइट। ये 2015 रीट में भी आ चुका है और पीटीआई 2018 में भी ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। और उसमें आपको प्रश्न, ये योग्यताएं कितनी बताई गई थी, ठीक है, ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और आपको 120 ही योग्यताएं बतानी है, ये योग्यताएं नहीं बतानी। कंप्लीट। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखना है। आपको 120 ही बतानी है दोस्तों। कितनी बतानी है? 120 ही बतानी है, 180 या 150 नहीं करनी है। दैट्स क्लियर। तो दोस्तों इस सिद्धांत की व्याख्या आपको यहां तक देखनी है। जो 150 और 180 बता रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लेना, क्योंकि 2015 रीट सेकंड लेवल में ये प्रश्न आया हुआ है। 2018 में ये प्रश्न पीटीआई में आ चुका है, उसमें भी 120 ही मानी गई है। हाँ, 150 है, 180 भी है, लेकिन वो मूल कोश कितने हैं? तो मूल कोश 120 ही है। कितने दोस्तों? मूल कोश 120 ही है। कंप्लीट। तो दोस्तों समय हो चला है हमारे प्रश्न का। आ जाइए दोस्तों, क्या है? आ जाइए, कथन देखिएगा। क्या स्थिति है? बुलेट ट्रेन बन गए हो गुरुदेव। तो मुझे समय का थोड़ा सा अभाव था, तो दोस्तों मैंने उस टाइम को पूरा कंट्रोल किया। अब प्रश्न पर आ जाओ। नंबर 1, सबसे पहले वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बता देता हूं। सभी तैयार हैं? बोलो एक बार यस लिखकर कमेंट कर दीजिए। उस सवाल को हल करने के लिए तैयार हो क्या? उस सवाल को हल करने के लिए तैयार हो क्या दोस्तों? विशेष कंडीशन में आ जाओ। उस सवाल को हल करने के लिए तैयार हो या नहीं हो? बोलिए, तैयार हो? तैयार हो क्या? यस या नो में जल्दी से जवाब दीजिए। आगे, ठीक है, तैयार होना है, 120 बताना है। अब दोस्तों देखिएगा, कंटेंट नए तरीके से आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। अगर आप तैयार हैं तो दोस्तों जल्दी से यस लिखकर अपना कमेंट मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं आपको आपकी विषय वस्तु आसानी से बता सकूं, ठीक है। विषय वस्तु के आधार पर हम चर्चा करेंगे और विषय वस्तु क्या है उसका कथन आसानी से देखिएगा, और कथन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं।
ठीक है दोस्तों। अब कथन क्या है, किस प्रकार का है, वही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, विशेष कंटेंट है और विशेष कंटेंट का आधार आपको किस प्रकार से बताना है। तो तथ्य देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आज कंटेंट में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो उस कंटेंट को विशेष कंडीशन के रूप में देखना है। ध्यान दीजिएगा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के तहत मानसिक आयु ज्ञात करने के निश्चित मानदंड। ध्यान रखना दोस्तों, विशेष बात सुनना मेरी, इस प्रश्न को हल करने में आपको आईक्यू बुद्धि उपलब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के तहत मानसिक आयु ज्ञात करने के कुछ निश्चित मानदंड बताए गए थे। अब वो मानदंड कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर बालक की, ठीक है, अगर बालक की आयु 3 से 10 वर्ष है, 3 से 10 वर्ष है, तो प्रति प्रश्न 2 माह जुड़ेंगे, 2 माह जुड़ेंगे। मेरी बात को गौर से देखना, ठीक है, मेरी बात को गौर से देखना। यह फिक्स पैमाना बताया गया, ऑथेंटिक बुक्स में यह कंटेंट दिया गया है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के तहत मानसिक आयु ज्ञात करने के निश्चित मानदंड। अगर बालक की आयु 10 से 3 वर्ष है के बीच है, तो प्रति प्रश्न 2 माह जोड़ने हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर 10 से 12 माह है, अगर बालक की आयु 10 से 12 माह है, तो प्रति प्रश्न 3 माह जुड़ेंगे। ठीक है, 3 माह जुड़ेंगे, कंप्लीट। और अगर बालक की आयु, ठीक है, 13 या 14 माह हैं, तो प्रति प्रश्न 4 माह जुड़ेंगे। ठीक है, कितने जुड़ेंगे? ये 3 नियम आपको ध्यान रखना, ये 3 नियम आपको विशेष ध्यान में रखना दोस्तों। कहीं पर भी आपको ये कंटेंट का किसी भी मास्टर से पूछ के देख लेना, वो फॉर्मूले से इसको कभी हल नहीं कर सकता। इसके लिए विषय वस्तु का गहन ज्ञान चाहिए। जब बिने ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का तत्व हुआ, टर्मन ने इसमें संशोधन किया, तो निश्चित पैमाना दिया गया कि बालक की आयु अगर 3 से 10 वर्ष के बीच है तो हर प्रश्न पर 2 महीने जुड़ेंगे, और 10 से ऊपर है, 12 महीने के बीच में है, तो हर प्रश्न के 3 महीने जुड़ेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, 12 महीने से ऊपर है तो हर प्रश्न के कितने? 4 माह जुड़ जाएंगे। तो ये बातें आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी है। अब आपका सवाल ले आओ, अब आपका क्या है? सवाल ले आओ। ठीक है, सवाल क्या है? एक 8 वर्ष का बालक 8 वर्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है, और 9 वर्ष के 3, 10 वर्ष के 2 व 12 वर्ष के 1 प्रश्न का जवाब देता है, तो बालक की मानसिक आयु क्या होगी? मानसिक आयु ज्ञात करनी है, बुद्धि लब्धि नहीं। समझ में ना आयो मैं वापस बता दूंगा, ध्यान रखना। अगर बालक की इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का मानदंड ध्यान में होना चाहिए, और मानदंड ध्यान में रखने के लिए ध्यान रखना कि अगर बालक की आयु 3 से 10 वर्ष के बीच में है तो हर प्रश्न का उसको 2 महीना जोड़ना है, हर प्रश्न के लिए 2 महीने जुड़ेंगे। अगर 10 से 12 के बीच में आयु है तो हर प्रश्न के लिए 3 माह जुड़ेंगे। अगर बालक की आयु 13 से 14 है तो हर प्रश्न के लिए 4 माह जुड़ेंगे। यही बात आपको ध्यान रखना, माह के संदर्भ में बात ध्यान करनी। अब दोस्तों कथन ध्यान में रखना है
कि 8 वर्ष का बालक 8 वर्ष की आयु के सभी प्रश्नों के सही जवाब देता है, 9 वर्ष के 3 प्रश्नों के जवाब देता है, 10 वर्ष के 2 प्रश्नों के जवाब देता है और 12 वर्ष के 1 प्रश्न का सही जवाब देता है, तो बालक की मानसिक आयु ज्ञात करो। अब दोस्तों देखिएगा, सवाल बिल्कुल इजी है और ऑप्शन में दे देता हूं 9 वर्ष 1 माह, ऑप्शन बी 9 वर्ष 2 माह 15 दिन, ऑप्शन सी 10 वर्ष 2 माह, ऑप्शन डी, ठीक है, 8 वर्ष 6 माह। अब आपका गुणन ले आओ, ठीक है, कंटेंट ले आओ, कुछ भी नहीं है, माह या वर्ष के अंदर अरविंद राठौर, कंटेंट आपके सामने आ गया है, ठीक है। तथ्य देखना, 9 वर्ष और 1 माह के अंतर्गत ध्यान रखना। अब दोस्तों देखिएगा, मैं इस प्रश्न का सरल जवाब भाषा में जवाब दे रहा हूं, ठीक है। इसी प्रश्न को यहां पर देख लीजिएगा और प्रश्न को जब यहां पर देखते हो तो आसानी से इसका कथन आपको ध्यान में देखना है। अब दोस्तों देखिएगा, 8 वर्ष का बालक, वास्तविक आयु कितनी बालक की? बालक कितने साल का है? 8 साल का है, अर्थात 8 साल के सारे प्रश्नों के जवाब दे रहा, तो 8 साल के बालक की मानसिक आयु भी 8 साल हो गई, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, 8 साल ही ध्यान में रखना आपको। 9 साल के 3 प्रश्नों के जवाब दे रहा है, अर्थात बालक 9 साल का है, तो इंटू 2 कर दो, बराबर कितने? 6। 10 साल में वो 2 प्रश्नों के जवाब दे रहा है, तो इंटू 2 कर दो, बराबर कितना आ गया? 4। और 12 साल के एक ही प्रश्न का जवाब दे रहा है, इंटू 2 3 कर दो, बराबर 3। तो 4 और 6 10 और 3 13। अब टोटल महीने कितने आ गए हमारे पास में? टोटल महीने आ गए 13 माह, 13 माह आ गए। अब 13 माह का मतलब 1 वर्ष और 1 महीना। अगर बालक 8 साल का है, बालक 8 साल का है और उसमें 1 वर्ष और 1 माह जोड़ दिया, तो टोटल उत्तर कितना हो गया? 1, ठीक है, वर्ष और 1 माह जोड़ने पर टोटल उत्तर कितना हो गया? 9 वर्ष 1 माह। 9 वर्ष 1 माह उत्तर बताना है आपको। कौन सा? 9 वर्ष 1 माह बताना है, ठीक है। ये मैं आपको क्लासों में भी बता चुका हूं और सुबह वाली क्लासों में इसको मैंने रिवाइज भी करवाया था कि आपको यही कंटेंट ध्यान में रखना है। दैट्स क्लियर? यही बात आपको ध्यान में रखना। एक उत्तर आना चाहिए, कितना? एक उत्तर आना चाहिए। बच्चा कितने साल का है दोस्तों? सीधा सा प्रश्न है, बच्चा कितने साल का है? अगर 9 साल का है, 3 प्रश्नों के जवाब दे रहा है, तो ध्यान देखिएगा, 3 से 10 वर्ष हर प्रश्न के लिए 2 महीने जोड़ने हैं, ठीक है। 10 से 12 माह में हर प्रश्न के 3 माह जोड़ने हैं। इसका मतलब बालक हमारे पास में 9 साल की कितने प्रश्नों के जवाब दे रहा है? 3 प्रश्नों के जवाब दे रहा है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 6 महीने तो ये हो जाएंगे। 10 महीने में वो 2 प्रश्नों के जवाब दे रहा है, तो 4 महीने ये हो जाएंगे। 12 महीने में एक ही प्रश्न का जवाब दे रहा है, तो वो 3 महीने ये हो जाएंगे। तो दोस्तों 6 और 4 10 और 3 13। अब दोस्तों ध्यान रखना, 13 महीने का मतलब 1 साल 1 महीना, तो 8 महीने का, तो 8 वर्ष का तो बालक पहले से ही था, और 1 वर्ष और 1 महीना और जोड़ दिया तो 9.1 उत्तर बनता है। 9 वर्ष 1 माह। कितना? 9 वर्ष 1 माह। ये प्रश्न अच्छे धुरंधरों की, ध्यान रखना, अच्छे धुरंधरों की नींद उड़ा चुका है, लेकिन कंटेंट का सही ज्ञान और सब्जेक्ट का नॉलेज होने पर ही प्रश्न देखा जाएगा। यही बात आपको सदैव ध्यान में रखनी। तो उत्तर आपको बताना है 9 वर्ष 1 माह। बोलिए, आगे वाले प्रश्न के तैयार हैं? वैसे देखना, क्या आगे वाले इतिहास में पहली बार बहुत कुछ नया होगा। अभी तक तो बहुत कुछ नया होगा। आगे वाले प्रश्न के लिए तैयार है? तो मैं आपको प्रश्न आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से, समय नहीं मेरे पास में, अभी समय हो चुका है, जल्दी से देखिएगा। प्रश्न है, आज का प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रश्न संख्या तथ्य देखिएगा। सर पुरानी स्लाइड पर स्टेटमेंट अच्छे से समझाओ ना फिर, ठीक है। ये बातें और चलती रहेगी दोस्तों, ध्यान देखना, कंटेंट देखना है। 3 से 10 वर्ष का बालक है, तो हर प्रश्न का 2 महीना से गुणा करना। अगर 10 से 12 महीने में है, तो हर प्रश्न का क्या करना है आपको, ठीक है, 3 से गुणा करना है। तो 2 ही बातें और इसके अंतर्गत। प्रश्न देखिएगा, एक 11 वर्ष का बालक बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि मापनी में 130 अंक प्राप्त करता है।
प्रश्न देखना, मैंने पहले किया, जब धुआं उड़ाने वाले प्रश्न आएंगे, अरे मैं आपको बुद्धि लब्धि के तो सरल, मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करो 120, अरे ये तो हर कोई करवा रहा है यार, हर चंपालाल करवा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हर कोई बालक कर सकता है उसको। एक 11 वर्ष का बालक बिना स्टैनफोर्ड बुद्धि मापने में 130 अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए उसका संभाव्य वक्र 100 है, वह क्षेत्र या संभाव्य वक्र क्षेत्र 100 है, वह क्षेत्र 15 है, तो उन 11 वर्षीय बालकों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इन बालकों ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रश्न को गौर से देख लेना, ठीक है, प्रश्न को गौर से देख लेना, ठीक है, कथन देखना। हाँ सर जी, मैं से तो भूत ही की तरह दिखाई देते, मैं क्या कह रहा हूं, जब तक मैं हूं आपको भूत वाली बात, ठीक है, से डर नहीं लगना चाहिए। अब कंफ्यूजन कैसे दूर करूं, मैं सिंपल भाषा में जवाब दे रहा हूं। पहले वाले प्रश्न में सिंपल भाषा का जवाब था, क्या जवाब था कि अगर बालक 3 से 10 साल का है तो हर प्रश्न को 2 से गुणा करना है, और अगर 10 से 12 साल का तो हर प्रश्न को 3 से गुणा करना है, ठीक है, और उसके गुणा करने के अंकों को जोड़कर उसका साल बना लो और मूल वास्तविक आयु में जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखना। धुआं निकाल रहे हो गुरुदेव, तो कथन आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इस सवाल के ऊपर आ जाओ, ठीक है, यह नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? सीटेट का देवीलाल, सीटेट का प्रश्न 2017 सीटेट सीडीपी में आया हुआ प्रश्न है, और हम कहते हैं हमें नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता? अगर आपको नहीं आता इसका मतलब आपने पहले ही अपने हथियार डाल दिए, ठीक है। ये नहीं आता देवीलाल चौधरी, अपने विचार बदल दो, ये प्रश्न आ चुका है, और कौन से एग्जाम में आया ये भी मैं बता चुका हूं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके उत्तर ऑप्शन भी मैं बता रहा हूं, 98, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 75, ठीक है, उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, मैं डॉक्टर मदन शर्मा, हम ठीक है आपसे फिर मिलूंगा और नई विषय वस्तु के साथ में नए अंदाज में बुद्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्नों के सवाल और जवाब करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।